हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 134 की बुक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इसके फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए यथार्थवाद, शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद का विश्लेषण करें। इसके बारे में हम पहले मतलब डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें हम यथार्थवाद पर, तो इसका जो टॉपिक रहेगा है शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, ये रह चुका है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले हमने यथार्थवाद पर डिस्कशन किया था इससे पहले वाली वीडियो में, और हमने किया था अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं इस पर डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ताकि आपको ये वीडियो समझ आए। क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो भी आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक चीजें बताई थी यथार्थवाद क्या होता है। क्योंकि इस वीडियो में तो हम शास्त्रीय यथार्थवाद पर ही डिस्कशन करने वाले हैं, नव यथार्थवाद पर। इसीलिए यथार्थवाद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ यथार्थवाद के बारे में। तो आप पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शास्त्रीय यथार्थवाद। शास्त्रीय यथार्थवाद क्या होता है? क्लासिकल रियलिज्म। इससे पहले हमने यथार्थवाद के बारे में पढ़ा था, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ यथार्थवाद के बारे में। यथार्थवाद वो होता है जो सभी चीजों को रियल मानता है, मतलब कि जो हम ज्ञानेंद्रियों से अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वही सच है। जो हम देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो मतलब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब चीजें ही सच मानते हैं। और जो कल्पना होती है, जैसे कि अध्यात्म होता है, आध्यात्मिकता, पारलौकिकता, है सबको नहीं मानता है यथार्थवाद। ये सिर्फ जो व्यक्ति अनुभव करता है उसी पर ही बल देता है। तो शास्त्रीय यथार्थवाद क्या होता है? शास्त्रीय यथार्थवाद का पता कई दार्शनिकों के लेखन तथा पुस्तकों से लगता है, जो निम्न है। मतलब शास्त्रीय यथार्थवाद का जो हमें पता लगा, शास्त्रीय यथार्थवाद एक विचारधारा है, इसके बारे में जो हमें पता लगा, ये कई सारे दार्शनिक जो है उनकी बुक से, उनके लेखनों से पता चला है। तो पहले हमारे इसमें यूनानी दार्शनिक थ्यूसाइड्स थ्यूसाइड्स ने उन्होंने एक बुक लिखी होगी, हिस्ट्री ऑफ पीपल पेलोपेनेसियन वॉर। तो इसके बारे में, इससे हमें पता चला शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में। फिर है सून जू के काम, द आर्ट ऑफ वॉर। तो इससे पता चला द आर्ट ऑफ वॉर इनके काम है, इन्होंने इसके बारे में बुक लिखी होगी, तो उसके बारे में हमें पता चला शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में। फिर दूसरा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य को आप सभी लोग जानते होंगे आचार्य चाणक्य। तो चाणक्य जो है, आचार्य चाणक्य, उनके जो अर्थशास्त्र है उससे भी हमें शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में पता चला है। फिर है अब इसके बाद निकोलो मैकियावेली तथा थॉमस हॉब्स के लेखन। तो इन चार चीजों से हमें शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में पता चला है। इन सभी दार्शनिकों के अनुसार राज्य का स्वभाव मनुष्य के जैसा है, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है तथा अधिकार का कोई भी केंद्रीय स्रोत नहीं है, इसलिए राज्य सैन्य क्षमता व शक्ति ग्रहण करके अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। मतलब ये जो सभी दार्शनिक ही मानते हैं कि जो राज्य है वो मनुष्य के स्वभाव की तरह है। क्योंकि राज्य में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है, अधिकारों का कोई भी केंद्रीय स्रोत नहीं होता है, किसी के पास ऐसा नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कि कोई किसी राज्य को अधिकार दे, किसी राष्ट्र को कोई देश अधिकार दे, सभी के पास अधिकार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई केंद्रीय स्रोत नहीं है, जैसे कि एक कंट्री में होता है जो केंद्र सरकार होती है, फिर जो संविधान होता है उसके द्वारा जो नागरिक होते हैं उनको अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर कोई संविधान नहीं होता है जो संविधान सभी देशों को इक्वल राइट्स वो करे, प्राप्त क्या बोलते हैं उसे, दे, प्रदान करे। तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नहीं होता है। इसलिए राज्य सैन्य क्षमता व शक्ति ग्रहण करके अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। तो राज्य जो होता है वो सैन्य क्षमता क्यों ग्रहण करता है? क्योंकि उसे अपने राज्य को सुरक्षित रखना होता है। कोई भी व्यक्ति फौज या फिर सेना जो होती है उसका प्रयोग क्यों करता है? क्योंकि उसको अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनसे खतरा होता है, वो उनको सुरक्षित रखना चाहता है, शक्ति ग्रहण करना चाहता है, इसलिए ही वो सैन्य क्षमता का प्रयोग करता है। जो राष्ट्र होते हैं वो अपनी जो सरहदें होती है वहां पर सेना को इसीलिए ही
तैनात करते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकों को चालाक तथा चालबाज होना पड़ता है। मतलब जो शासक होते हैं, अगर उन्हें कानूनी व्यवस्था बनाए रखनी है और अच्छे से शासन करना है और जो देश कंट्री है उसको एक मतलब उसको एक यूनिट की तरह इकाई की तरह यूज करना है, मतलब कि लोगों को एक यूनिट के रूप में बनाना है, इकाई बनाना है, तो उन्हें चालबाज और चालाक होना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हैं मैकियावेली। अतः कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के संचालन के लिए शासन कला महत्वपूर्ण है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर किसी राज्य को मतलब किसी राज्य का संचालन करना है किसी भी शासक को, तो उसको शासन कला आनी चाहिए, उसको चालाक और चालबाज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई सीधा साधा शासक बन गया और उससे बन जाएगा तो वो शासक मतलब राज्य को जो है चला नहीं पाएगा अच्छे से। अब ये जो हमारा शास्त्रीय यथार्थवाद का यथार्थवाद था, इसको राजनीतिक यथार्थवाद भी कहते हैं। तो इसी के राजनीतिक यथार्थवाद और शास्त्रीय यथार्थवाद सेम है, एक ही चीजें हैं। तो अगर राजनीतिक यथार्थवाद आए या फिर शास्त्रीय यथार्थवाद आए, आपको आंसर यही लिखना है। तो राजनीतिक यथार्थवाद जो है उसके सिद्धांतों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला है हैंस मॉर्गेंथ्यू। ये जो है एक वैज्ञानिक है, एक विद्वान है। इन्होंने बताया है शास्त्रीय यथार्थवाद या फिर जो राजनीतिक यथार्थवाद के यथार्थवाद है उसके बारे में उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। इसमें उन्होंने बताया कि राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत होते हैं कि राज्य कैसे काम करता है, जो निम्न है। मतलब कि उन्होंने इसमें जो राज्य के 6 सिद्धांत है उसके बारे में बताया, और वो 6 सिद्धांत किस लिए हैं? राज्य के बारे में, कि राज्य किस तरह से काम करता है। तो पहला सिद्धांत रहेगा इनका, राजनीतिक उद्देश्य कानूनों द्वारा शासित होते हैं जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में होती हैं। मतलब कि कानून के आधार पर जो लोग हैं वो शासन करते हैं, तो इसका मतलब यही हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति के बारे में परिभाषित हित उनकी अवधारणा से समझा जा सकता है। शक्ति के बारे में परिभाषित हित की अवधारणा से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जाएगा। राज्य की शक्ति के रूप में प्रकृति, समय, स्थान व संदर्भ में लगे होंगे, लेकिन हित की अवधारणा सुसंगत रहती है। ये इसका थर्ड पॉइंट है। चौथा है इसका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत राज्य के व्यवहार का मार्गदर्शन नहीं करते। सार्वभौमिक जो सिद्धांत होते हैं वो राज्य के व्यवहार का मार्गदर्शन नहीं करते, वो तय नहीं करते कि राज्य का मार्गदर्शन किस तरह का होगा। नैतिक सिद्धांतों की सार्वभौमिक रूप से कोई सहमत व्यवस्था नहीं है। नैतिक सिद्धांत किसी खास राष्ट्र के लिए ही खास है। मतलब नैतिक सिद्धांत जो है वो एक खास राष्ट्र के लिए ही खास होंगे, उनकी कोई सहमत व्यवस्था, सार्वभौमिक रूप से कोई एक व्यवस्था नहीं होगी जो सभी लोग माने। छठा है इसमें राजनीतिक क्षेत्र स्वायत्त है। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये नीति किसी राष्ट्र की शक्ति को कैसे प्रभावित करती है। राजनीतिक क्षेत्र जो है वो स्वायत्त है, उनके पास खुद के निर्णय ले सकते हैं, वो स्वतंत्र है। तो इसलिए ये लोग ये बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि ये नीति किसी राष्ट्र की शक्ति को कैसे प्रभावित करती है। अब हमारा ये जो था राजनीतिक यथार्थवाद, यहीं पर फिनिश हो जाता है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नवयथार्थवाद, और ये टॉपिक फिनिश होने के बाद हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा ये इस क्वेश्चन का नेक्स्ट मतलब कि लास्ट टॉपिक है नवयथार्थवाद, नियो रियलिज्म। नवयथार्थवाद मॉर्गेंथ्यू की यथार्थवाद की ही पुनर्व्याख्या है। मतलब मॉर्गेंथ्यू ने जो यथार्थवाद शास्त्रीय यथार्थवाद था उसी की दोबारा से व्याख्या की गई है नवयथार्थवाद के रूप में। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विश्व राजनीति के नए ढांचे में यथार्थवाद की पुनः स्थापना है। जो विश्व राजनीति थी उसमें जो है यथार्थवाद जो है वो गुमसा हो गया था कहीं पर, लेकिन नव यथार्थवाद के रूप में यथार्थवाद दोबारा से आया, नए तरीके से, नए ढांचे में और नए तरीके से आया। नव यथार्थवाद मानवीय प्रकृति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन को ही केंद्रीय विषय बनाता है। जो यथार्थवाद है वो क्या मानता था? मानवीय प्रकृति को मानता था। शास्त्रीय यथार्थवाद और यथार्थवाद, वो लोग मानते थे कि जो व्यक्ति अनुभव करता है वही सच है, वही सच है, मानव के जो प्रकृति है उसी के बारे में बताते हैं ये लोग। लेकिन जो नव यथार्थवाद के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसी का जो अध्ययन है वो होना चाहिए, उसी को ही लोग केंद्र में रखते हैं। कई विद्वान इसे यथार्थवाद का वैज्ञानिक रूप मानते हैं। नव यथार्थवाद का सिद्धांत केनेथ वॉल्टर्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में प्रस्तुत किया है।
तो आपको मतलब इसके बारे में ज्यादा नहीं आएगा, या तो टिप्पणी लिखने के लिए आएगा या फिर डिफरेंस में पूछ लेंगे कि डिफरेंशिएट करो नवयथार्थवाद और शास्त्रीय यथार्थवाद को। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ही लिखने के लिए आएगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। थोड़ा बहुत आएगा तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं उसको, मतलब पढ़ लीजिएगा, आपको समझ भी आ जाएगा इजीली, इजी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, तो आप इजीली कर लेंगे। तो नवयथार्थवाद का जो सिद्धांत है उसको केनेथ वॉल्टर्स ने अपनी पुस्तक में दिया, प्रस्तुत किया कि क्या है वो सिद्धांत। तो केनेथ वॉल्टर्स की जो पुस्तक थी उसका नाम था अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो इन्होंने 1979 में लिखी या फिर प्रकाशित हुई होगी 1979 में। नवयथार्थवाद का सिद्धांत मनुष्य को लोभी व स्वार्थी मानने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय संरचना को दोषी मानता है। मतलब जो शास्त्रीय यथार्थवादी थे वो ये मानते थे कि जो मनुष्य है वो लोभी है, वो स्वार्थी है, वो अपने स्वार्थ के लिए जो है शक्ति का यूज करता है, शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन नव यथार्थवादी ये मानते हैं कि मनुष्य लोभी नहीं है, स्वार्थी भी नहीं है, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना है वो दोषी है। इस सिद्धांत को स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं। वॉल्टर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को संरचना इसकी आपसी विरोधी इकाइयों तथा परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है। मतलब ये मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना है वो लोभी है, और इसलिए इसको ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। ये मानते हैं कि संरचना और इसकी जो विरोधी इकाइयां हैं उन और परिवर्तन है उन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रणाली की संरचना पर, उसकी जो इकाइयां हैं उन पर, विरोधी इकाइयों पर, और जो उसमें परिवर्तन हो रहा है उन सब चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि मनुष्यों पर। इन्होंने बताया कि सुरक्षा दुविधा इसलिए नहीं क्योंकि राज्य का व्यवहार मानव स्वभाव के समान है, बल्कि ये इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है। मतलब इन लोगों का मानना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये लोग ये मानते हैं कि जो सुरक्षा है, सुरक्षा की जो कमी है, सुरक्षा जो दुविधा है वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो राज्य है उसका स्वभाव या फिर उसका व्यवहार मानव स्वभाव की तरह है, बल्कि इसलिए है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता होगी तो सभी लोगों को शक्ति की जरूरत होगी, सभी राज्यों को, सभी राज्य शक्ति का प्रयोग करेंगे अपनी सुरक्षा में, मतलब अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं जब कहीं पर, जैसे कि ये दो देश हैं, यहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं या फिर कुछ गलत काम हो रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, तो ये लोग, ये जो दूसरे देश के लोग हैं, ये लोग मानेंगे, ये लोग भी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे, ज्यादा सैन्य सुरक्षा मतलब करेंगे ये लोग। तो इसलिए यही बताया जा रहा है कि जो ये है नव यथार्थवादी यही मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वो व्यवस्था जो है उसमें अराजकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता है, इसलिए शासन का केंद्रीय अधिकार नहीं है, और इसलिए ही जो है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें शक्ति का प्रयोग करते हैं राज्य। अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली राज्यों में डर और असुरक्षा पैदा करती है, जो राज्यों को अपनी सुरक्षा व शक्ति को ज्यादा करने में मजबूर करती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना है जो राज्य के कामों को निर्धारित करती है। नव यथार्थवाद निष्कर्षों पर पहुंचता है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना है वो ही राज्य के कामों को निर्धारित करती है, और इसमें ऊपर ये बताया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो जो है राज्यों में असुरक्षा और डर पैदा करती है, जिससे राज्य जो है वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें और शक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो राज्य मजबूर हो जाते हैं शक्ति का प्रयोग करने के लिए। सो गाइस, वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो जाएगी इस यूनिट की, तो उसमें हम ये वाला क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी उपागम। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।